हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रजक एक बार फिर से आपके लिए एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन में पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। इसकी सिंथेसिस, इसका सार और सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड है, मोड ऑफ एक्शन वगैरह सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो जब सबसे पहले पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड की बात करते हैं तो पहली बात ये आती है कि ये हमारी क्या है, सेकेंड लाइन मेडिकेशन है। क्या है ये? सेकेंड लाइन मेडिकेशन। ठीक। अब जो सेकेंड लाइन वाले मेडिकेशन होते हैं, सेकेंड लाइन वाले जो मेडिकोज होते हैं आपके, इनका काम क्या होता है? ये हाईली एक्टिव होते हैं। ठीक है, इनकी जो इफिकेसी होती है वो बहुत हाई होती है। हाईली इफिकेसी आप बोल सकते हैं, हाईली इफिकेसी। अब हाईली इफिकेसी है, पहली बात आ जाती है। और सेकेंड लाइन के जो मेडिकेशंस होते हैं, इनमें हाईली इफिकेसी होने के बाद लो टॉक्सिसिटी होती है। हाई इफिकेसी प्लस लो टॉक्सिसिटी, ये इनकी क्वालिटी होती है कि इनकी इफिकेसी हाई होती है और टॉक्सिसिटी लो होती है। ये तो इसकी बात हो गई कि आपकी पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड जो है ये हाईली इफिकेसी वाली मेडिसिन है और टॉक्सिसिटी इसकी लो है। एंड सेकेंड थिंग अबाउट दिस पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक इट गोज ऑन दैट ये लगभग 1940 से यूज हो रही है। कब से? लगभग 1940 से यूज की जा रही है, 1940 से 1940, लगभग 1940 से यूज की जा रही है एज एंटीबायोटिक। और यूज किसके लिए की जा रही है? आपके बाउल डिजीज के लिए, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लिए। बाउल डिजीज के जो इन्फ्लेमेशन होते हैं उन इन्फ्लेमेशन के लिए इसको यूज किया जाता था 1940 से पहले। ठीक है, 1940 के टाइम पे। लेकिन बाद में रिवॉल्यूशन के थ्रू, स्टडी के थ्रू, क्लिनिकल स्टडीज के थ्रू हमको पता चला कि ये एज ए एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन भी वर्क कर सकती है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक की तरह वर्क पहले से ही कर रही है। अब एंटी ट्यूबरकुलर ही की तरह ही ये वर्क क्यों कर रही है? हमारी मेडिसिन है सल्फोनामाइड्स। आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। आगे उसकी बात करने वाला हूँ मैं, क्योंकि यूनिट 4 में आपके सल्फोनामाइड्स हैं। तो सल्फोनामाइड्स का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या करते हैं कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को रोकते हैं, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं। बैक्टीरियल फोलिक एसिड जो होता है, बैक्टीरियल फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं। और पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड भी क्या करता है? बैक्टीरियल फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो आपके सल्फोनामाइड से मिलता जुलता है, सल्फोनामाइड की तरह ही है। ठीक है, तो ये तो इसके मोड ऑफ एक्शन की बात हो गई, जनरल इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसके सिंथेसिस पे। देखिए, जब इसके सिंथेसिस की बात करते हैं, ज्यादा हो रहा है क्या, जल्दी हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना? तो जब इसके सिंथेसिस की बात करते हैं तो सिंथेसिस में इसकी 3 तरह की सिंथेसिस हो जाती है। पहला तो कोल्बे रिएक्शन से हम इसका बना लेते हैं, दूसरा कोल्बे रिएक्शन को मॉडिफाइड करके बना लेते हैं, तीसरा रिएक्शन जो होता है इसका एंथ्रानिलिक एसिड के साथ बनाते हैं। तो सबसे बड़ा रिएक्शन जो है इसका 3 स्टेप में जो है वो एंथ्रानिलिक एसिड वाला है। बाकी उसके अलावा जो कोल्बे वाला है 2 स्टेप का रिएक्शन है, मॉडिफाइड कोल्बे वाला भी 2 स्टेप का ही है। तो उसको बाद में मैं बात करता हूँ। सबसे बड़ा आपका एंथ्रानिलिक है, तो सबसे पहले मैं एंथ्रानिलिक वाले का ही बात करता हूँ। अब देखिए, एंथ्रानिलिक वाले में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया है यहाँ पे? एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, हमने ये क्या लिया है? एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, एंथ्रानिलिक एसिड लेते हैं हम लोग, और फिर इस एंथ्रानिलिक एसिड का क्या करवाते हैं? नाइट्रेशन। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं? नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। ठीक है, केवल नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन हो नहीं सकता है, इसलिए इसके साथ हम क्या लेते हैं? H2SO4। तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंट में हम इसका क्या करवाते हैं? नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन करवाने के बाद हमको ये मिल जाता है इंटरमीडिएट स्टेप। यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है जुड़ जाता है। अच्छा, NO2 ग्रुप जुड़ने का एक रूल होता है कि अगर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो NO2 ग्रुप जब इसमें जुड़ेगा तो वो पैरा पोजीशन पे ही जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे। लेकिन पैरा पोजीशन पे पहले से ही हमारा क्या है? अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दूसरा जो NO2 ग्रुप जुड़ने वाला है वो NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? दूसरे पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ये वाला इंटरमीडिएट स्टेप हमको मिल जाता है, यहाँ पे COOH NO2 बन जाता है। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट स्टेप के साथ हम करते क्या है? इसका फिर से हम करवा देते हैं सोडा लाइम और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन। अब जो सोडा लाइम और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन के लिए हमको चाहिए बॉयल, इसको बॉयल करना होता है। ठीक है, सोडा लाइम और HCl की प्रेजेंस में इसको इंटरमीडिएट स्टेप को हमको बॉयल करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं?
बॉइल्ड वाटर। अब जब बॉइल्ड वाटर ले लेते हैं तो हमारा ये जो NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH ग्रुप में, ठीक है। NH2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH ग्रुप में। अब जब ये NH2 OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे हमको ये क्या मिल जाता है, पैरा नाइट्रो और सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, पैरा नाइट्रो सैलिसाइक्लिक एसिड। अब जब ये पैरा नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड हमको मिल जाता है तो इस पैरा नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड के साथ हम फिर से क्या करवाते हैं, रिडक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिडक्शन, ठीक है, इसका रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसएन। अब जब एसएन की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के बाद हमको फाइनली मिल जाता है हमारा प्रोडक्ट जो हमको चाहिए होता है, पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझिएगा, ठीक है। पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड क्यों, पैरा पोजीशन पे आपका NH2 ग्रुप जुड़ रहा है, अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है, दैट्स व्हाई पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड प्रेजेंट है, इस वजह से पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक इसका भी ऐसे ही नामकरण किया गया कि नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पे, दैट्स व्हाई पैरा नाइट्रो सैलिसाइक्लिक एसिड। पैरा नाइट्रो सैलिसाइक्लिक एसिड का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन के बाद हमको क्या मिल जाता है, पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कोल्बे रिएक्शन की। कोल्बे रिएक्शन इससे आसान है, 1 मिनट ले लीजिए, ठीक है। देखिए, तो पहली सिंथेसिस के बाद जब दूसरी सिंथेसिस की आप बात करते हैं तो दिस इज अनदर सिंथेसिस ऑफ पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड। अब दूसरी सिंथेसिस ये जो है इसको हम लोग कोल्बे रिएक्शन भी बोलते हैं, या इट इज आल्सो नोन एज कोल्बे सिंथेसिस ऑफ पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड। इसमें सिंपली हम लेते क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सबसे पहले हमने क्या लिया है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जब इसकी आप नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, दैट्स वाई ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक। हमने ट्राई नाइट्रोफिनॉल लिया। अब ट्राई नाइट्रोफिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं हम, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो अकेले इसका रिएक्शन नहीं करवाया जा सकता, दैट्स वाई इसके साथ हम क्या लेते हैं, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या लेते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट। अब जब गैस प्रेजेंट है तो गैस के साथ एक कंडीशन और लागू होती है कि यहाँ पे हम इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर नहीं, प्रेशर पे। तो इसका जो प्रेशर होगा 10 to 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। 10 to 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, और इसके बाद हमको मिलता है क्या, ये इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेप मिलता है, इस इंटरमीडिएट स्टेप के साथ यहाँ पे CO2 की वजह से COH ग्रुप आपका जुड़ जाता है, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट स्टेप के साथ इसका भी, ठीक है, नामकरण अगर आप करना चाहते हैं तो आप सीधा बोल सकते हैं ट्राई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई सैलिसिलिक एसिड। इसको आप क्या बोल सकते हैं, ट्राई नाइट्रो सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, ट्राई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। तो जब ट्राई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड हमको मिल गया, इस ट्राई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड का हम क्या करवा देते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन क्या करवाते हैं, रिडक्शन, एंड रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, ठीक है। निकिल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवा देते हैं, और जब निकिल के साथ इसका रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन के बाद हमको क्या मिल जाता है, पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, PAS, ठीक है। एकदम सिंपल सा स्टेप। ट्राई नाइट्रोफिनॉल लिया हमने, ट्राई नाइट्रोफिनॉल का कार्बन डाइऑक्साइड और K2SO4 की प्रेजेंस में 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन करवाया, हमको क्या मिल गया, ट्राई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। ट्राई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड का हमने रिडक्शन करवा दिया, रिडक्शन करवाने के बाद हमको क्या मिल गया, PAS। एकदम सिंपल सी सिंथेसिस, छोटी सी सिंथेसिस। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हमने क्या लिया है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल लिया है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और K2SO4 की प्रेजेंस में 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन करवाते हैं, हमको मिल जाता है क्या, ट्राई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड।
अब इस ट्राइनाइट्रोसिलिक एसिड का हम रिडक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, ठीक है, निकिल के साथ रिडक्शन करवाते हैं, हमको मिल जाता है क्या, PAS, पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो मॉडिफाइड कॉल्वे है उसका हम बात करते हैं, ठीक है। तो पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड सबसे छोटी और जो सबसे प्यारी, आप कह सकते हैं ना, सबसे छोटी सबसे प्यारी, एकदम एक स्टेप की जो सिंथेसिस है आपकी, वो यही है। इसको मॉडिफाइड कॉल्वे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, नाइट्रो नहीं, ट्राई अमीनो फिनॉल, क्योंकि नाइट्रो नहीं है, अमीनो है, मैं बोल देता हूँ जल्दी में। तो ट्राई अमीनो फिनॉल लेते हैं हम, ठीक है। ट्राई अमीनो फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, लेकिन यहाँ पे हम CO2 के साथ अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट नहीं लेते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट की जगह हम क्या लेते हैं, अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं। CO2 की प्रेजेंस में CO2 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, कंडीशन वही लागू होती है, 10 to 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं, ठीक है। इतने प्रेशर पे जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, PAS। चाहिए हमको क्या भाई, PAS ही चाहिए ना, टारगेट तो हमारा वही है। हमको यहाँ क्या मिल जाता है, पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, सिंपल सा रिएक्शन एक स्टेप का। ट्राई नाइट्रो अमीनो ट्राई नाइट नाइट सॉरी ट्राई अमीनो फिनाल लो, भूल जाता हूँ यार, मतलब जुबान से निकलता नहीं जल्दी से। ट्राई अमीनो फिनॉल लेंगे, ट्राई अमीनो फिनॉल का CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमोनियम कार्बोनेट, और अमोनियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमको PAS मिल जाएगा। ये इसकी तीसरी सिंथेसिस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 3 सिंथेसिस हमारी PAS की हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके सार की, ठीक है। तो जब इसके पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड के सार की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की, इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हम सबसे पहला पॉइंट जो देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। अगर इसके पेरेंट स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन किया जाता है तो इसकी सारी की सारी एंटीबायोटिक एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर रिमेन रहेगा, अगर स्ट्रक्चर में आप जरा सा भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो खत्म हो जाती है उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी। एंटीबायोटिक एक्टिविटी जब खत्म हो गई किसी काम का नहीं। देखे, मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ PAS एलिमिनेट्स एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी या फिर एंटीबायोटिक एक्टिविटी आप कह सकते हैं, इसकी एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी को ये हटा देता है पूरी तरह से। अनलेस द पेरेंट मॉलिक्यूल इज रेडली रीजनरेटेड, जब तक कि पेरेंट मॉलिक्यूल को फिर से रीजनरेट ना किया जाए तब तक इसकी एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये बीजेपी की सरकार जैसा नहीं है, ठीक है ना, कहीं से भी किसी को उठा के कहीं भी फिट कर दो काम चल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे कोई कैरेक्टर है नहीं, ठीक। सेकेंड पॉइंट जब हम देखते हैं, रिप्लेसिंग जोक्स अपार्ट ऑफ लाइक, ठीक है ना, तो जोक्स पे ध्यान नहीं देना आपको। सेकेंड पोजीशन जब हम देखते हैं कि इसमें अगर प्राइमरी अमीन ग्रुप को हाइड्रोक्सी एल्कोक्सी या फिर टर्सरी अमीन या एमाइड से हटा दिया जाए तो जो कंपाउंड हमको मिलेगा वो कंपाउंड इनएक्टिव होगा। अगर प्राइमरी अमीन जो इसमें प्रेजेंट है NH2 ग्रुप, उस NH2 ग्रुप को हटा दिया जाए, टर्सरी अमीन लगा दिया जाए, एमाइड लगा दिया जाए, एल्कोक्सी लगा दिया जाए, ये सारी चीजें अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया जाए अमीन की जगह पे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड पूरी तरह से इनएक्टिव होगा, कोई काम का नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका कहता है, रिप्लेसिंग द हाइड्रोक्सी ग्रुप विथ ईथर ईस्टर और एज अमीनो ग्रुप आल्सो एलिमिनेट्स एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी। इसमें जो एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए जब आप इसका सिंपल से स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना, अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें COOH है, ठीक, और ये OH है, यहाँ पे आपका NH2। तो अगर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को भी यहाँ पे हटा दिया जाए, ठीक है ना, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप को भी हम हटा देते हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटाने के बाद भी इसकी एंटी ट्यूबरकुलर जो एक्टिविटी है, एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, एज अ ट्यूबरकुलर मेडिसिन काम नहीं करेगा। ये तो इसके 3 पॉइंट हो गए, एक और पॉइंट बचता है, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखें हम, ठीक है। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट इसका कहता है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर ये जो आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इस COOH ग्रुप में भी कोई मॉडिफिकेशन किया जाता है, इसको भी अगर रिप्लेस किया जाता है तो इसका रिप्लेसमेंट भी लॉस ऑफ एक्टिविटी ही देता है, एक्टिविटी में लॉस देता है। जैसे क्या कहता है, कन्वर्टिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टू एल्काइल ईस्टर एमाइड्स और नाइट्रेट्स आल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी रिप्लेस करते हैं हम या फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूशन भी क्या करेगा कि इसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। जबकि ये एक छोटी सी एक्टिविटी ऐसी दे सकता है कि हाउएवर फिनाइल ईस्टर आर एक्टिव एज दे कैन स्लोली हाइड्रोलाइज टू फ्री एसिड। अगर इसमें फिनाइल ग्रुप ऐड किया जाए या फिर फिनाइल ईस्टर को ऐड किया जाता है तो फिनाइल ईस्टर क्या करेगा
धीरे धीरे हाइड्रोलाइज हो जाएगा फ्री एसिड के फॉर्म में, ठीक है, फ्री एसिड के फॉर्म में धीरे धीरे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, लेकिन एक्टिविटी उसकी भी लेस ही रहेगी। इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, अगर इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ना तो यहाँ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, पूरी एंटीबायोटिक एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी इसकी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो भी पूरी एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर भी आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं कि अगर फिनाइल ईस्टर को आप इसमें ऐड करते हैं, तो फिनाइल ईस्टर को ऐड करने के बाद इसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि धीरे धीरे हाइड्रोलाइज हो जाएगा एसिड के फॉर्म में, बाकी इसकी एक्टिविटी भी लॉस ही जाएगी। तो इस तरह से कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि इसके पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में कोई भी मॉडिफिकेशन फायदेमंद नहीं है। कोई भी मॉडिफिकेशन आप करते हैं तो इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, ठीक है। तो जब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो मोड ऑफ एक्शन के लिए मैंने पहले भी कहा था कि इसका मोड ऑफ एक्शन किसके सिमिलर है, सल्फोनामाइड के सिमिलर। सल्फोनामाइड जनरली क्या करते हैं कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में बनने वाले फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, क्योंकि सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है पावा के पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के, और ये जाकर के एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है अगेंस्ट आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो हमारा जो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड है, इसमें क्या है, अमीनो सैलिसिलिक एसिड इज अ फोलेट सिंथेसिस एंटागोनिस्ट। जो बैक्टीरिया, हमारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के अंदर जो आपका बन रहा है क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के अंदर आपका जो फोलेट सिंथेसिस हो रही है, उस फोलेट सिंथेसिस को ये रोक देता है। कौन, पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड। पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड किसको रोक रहा है, फोलेट सिंथेसिस को। और जब ये फोलेट सिंथेसिस को रोक देता है, तो फोलेट सिंथेसिस के रुकने की वजह से ये पावर नहीं बन पाता, और जो पावर नहीं बन पाता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पावर, पावा के स्ट्रक्चरली सिमिलर है, और पावा की जगह ये जाके ऐड हो जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और जब बैक्टीरियल सेल वॉल की ग्रोथ नहीं हो पाती है तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन है कि अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है आपको क्या करता है, फोलेट सिंथेसिस को रोक देता है। फोलेट सिंथेसिस के लिए एज ए एंटागोनिस्ट वर्क करता है, दैट इज ऑलमोस्ट एक्टिव एक्सेसिवली अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक्टिव होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या करता है, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पावा एंड द सल्फोनामाइड। ये पावा और सल्फोनामाइड की स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। इसका रीजन ये होता है कि सल्फोनामाइड्स भी हमारी जाके पावा को रोकती हैं, या फिर पावा की जगह पे अटैच हो जाती हैं और फोलेट सिंथेसिस को रोकती हैं। जस्ट उसी तरह से पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड भी फोलेट की सिंथेसिस को रोक देती है। फोलेट की सिंथेसिस आपका डीएचएफ एंजाइम होता है, ठीक है, डीएचएफ, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस को ये रोक देते हैं, और जब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाती है तो बैक्टीरिया पूरी तरह से किल हो जाता है, उसकी बैक्टीरियल सेल वॉल की ग्रोथ नहीं हो पाती है, और इस तरह से ये वर्क करती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो इस तरह से इनकी एफिकेसी हाई हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें बचता है आपका यूज, और यूज के अलावा इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो जब यूज की बात करते हैं तो सिंपली आप दो ही यूज लिख सकते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के लिए यूज की जाती है आपके पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, और दूसरा एज एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन यूज की जा सकती है। एंटीबायोटिक तो है ही, तो दो यूज आप हाईलाइटेड कर सकते हो कि इट इज यूज्ड एज एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन इन बाउल, आपके जो बाउल डिजीज है उनमें एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के लिए यूज की जाती है, बाकी उसके अलावा एंटी ट्यूबरकुलर के लिए यूज की जाती है। और जब इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करते हैं, एडीआर की बात करते हैं, तो देखिए एडीआर आपकी जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, जैसे आपका नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में उसी की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब इसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट की बात की जाती है या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात की जाती है, तो एज अनदर एंटीबायोटिक्स इसके भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं। सबसे पहला तो आ जाता है जीआई ट्रैक इरिटेशन, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इरिटेशन, इरिटेशन हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, और ज्यादातर ये प्रॉब्लम तब होती है जब इसकी ओवरडोज ले ली जाए, ठीक है। सेकेंड, हाई फीवर नॉर्मल सा है, जब भी आप पैरामिनो सैलिसाइलिक एसिड ले रहे हैं तो हाई फीवर होता है। जॉइंट पेन भी होता है, ठीक है, ये भी नॉर्मल इसका है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट है सॉर थ्रोट। जाहिर सी बात है जब आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं और एंटीबायोटिक की डोज अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो सॉर थ्रोट वाली प्रॉब्लम आपको आती है। एसिडोसिस, एसिडोसिस होनी ही है, क्योंकि एंटीबायोटिक है उसमें एसिड प्रेजेंट है पहले से ही, तो एसिड की मात्रा बढ़ेगी, एसिडोसिस होगी, ठीक है। हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाती है। तो ये सारे इसके क्या हो जाते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस।
और भी कई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, लेकिन मेनली आप हाईलाइट करके इन 6 एडवर्स ड्रग रिएक्शन को देख सकते हैं। तो इतना यहाँ से आपका कंप्लीट होता है पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड। अब अगर आपको अच्छा लगे, ज़रा सा भी मेरी मेहनत पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछिए, मैं उसको क्लियर